नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 14वीं क्लास है। इसके पहले मैं 13 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या देहरादून। तो याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम, केरला में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की वित्तीय एवं वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा, हिंदी का पहला साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए दिया गया था। और बात की जाए अगर वर्ष 2023 की, यानी कि वर्तमान की, तो याद रखिएगा 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो जी के लिए दिया गया है। और कब दिया गया है तो डेट भी याद रखिएगा, 27 मई 2023 को पहला दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। और 2023 का दिया गया है दामोदर मौजो जी को 27 मई 2023 को। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो याद रखिएगा, पहला भारतीय बैंक था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और इसकी स्थापना 2 जून 1806 में की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 को। और भारत का पहला बैंक था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, जिसकी स्थापना 2 जून 1806 में की गई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के लिए, बेसहारा एवं बेघर लोगों के लिए, भुखमरी का सामना कर रहे लोगों के लिए। तो याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा विधेयक में इन सभी के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, यानी कि जिस फिल्म में पहली बार ऑडियो उपयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्य में से शास्त्रीय नृत्य का रूप कौन सा है? ऑप्शन दिए है मणिपुरी, मयूरभंज छऊ, भांगड़ा एवं चांग। तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मयूरभंज छऊ, भांगड़ा एवं चांग यह लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो दोस्तों, यह प्रश्न तो आप सभी जानते होंगे, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और एक प्रश्न और आता है, ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा देती है? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? तो दोस्तों, संविधान के 19(1) का में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसे अधिनियम 1978 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो आप सभी जानते होंगे, तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। इसके अलावा याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराकर वर्ष 1556 में 1556 में
मुगल सम्राट बना था और 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका सही जवाब होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यार, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्री को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उसका सही जवाब होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह सकते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में सिर्फ अगर हिंदी दिवस लिखा मिले तो उसका सही जवाब होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूमूर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्वीप विवाद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर का उपनाम क्या था? तो दोस्तों हिटलर का उपनाम था फ्यूहरर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र दिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र दिया गया है ऋग्वेद में, जो कि पहला वेद है या सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से है मिल्खा सिंह प्रसिद्ध। और मिल्खा सिंह आप सभी जानते होंगे एक धावक थे, यानी कि एथलीट थे या रेसर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा के लिए सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो चयनित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। इसके अलावा डेट भी याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, जिस समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, दूसरी बार आपातकाल लगा था। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने तीसरे आपातकाल की घोषणा की थी, याद रखिएगा। 1962, 1971 और 1975 3 बार भारत में आपातकाल लागू हो चुका है। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो सबसे पहले तो पहले युद्ध का याद रखिएगा, 1191 में पहली बार तराइन का युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था या हराया था। और 1192 यानी कि जस्ट एक साल बाद तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था, याद रखिएगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह मौजूद हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के दोनों ओर मंगल एवं शुक्र ग्रह मौजूद हैं, याद रखिएगा। मंगल यानी कि मार्स, शुक्र यानी कि वीनस। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहां स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सहारा डेजर्ट या सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
इसके अलावा याद रखिएगा थार मरुस्थल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है नाभिक का आकार कितना होता है? तो दोस्तों नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है आंवला, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो दोस्तों जल की कठोरता होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कठोर जल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन है झाग नहीं बनता। तो यह सही है, झाग नहीं बनता अगर कठोर जल है। साबुन अधिक घिसता है तो झाग नहीं बनेगा, तो साबुन अधिक घिसेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है, इसी कारण से कठोर जल बनता है। आयरन पायराइड्स की उपस्थिति होती है, तो यह कथन गलत है। आयरन पायराइड्स की उपस्थिति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है? तो दोस्तों डिप्थीरिया रोग होता है गले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। पानी का भाप में बदलना यह रासायनिक नहीं है। इसके अलावा दूध से दही बनना भी रासायनिक क्रिया है, और कोयले का जलना भी एक रासायनिक क्रिया है। लेकिन पानी का भाप में बदलना यह रासायनिक क्रिया नहीं है, भौतिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या परमाणु द्रव्यमान इकाई? तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान इकाई में किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और अगर इसका अपन विपरीत करें कि परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और परमाणु भार समान होता है, तो उसे समभारिक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल एंडरसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा 1932 में की थी। वैसे तो डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी याद रखिएगा 1932 में की थी कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न है भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का अणुभार होता है 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल होता है जस्ता एवं तांबा का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है टॉर्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और टॉर्क को ही बल आघूर्ण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन में बल आघूर्ण भी देखने को मिल सकता है टॉर्क की जगह। अगला प्रश्न है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो वायु आप सभी जानते हैं मिश्रण होता है, गैसोलीन भी मिश्रण होता है, एलपीजी गैस भी ब्यूटेन तथा प्रोपीन का मिश्रण होता है, लेकिन आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों वहां पर वायुदाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण जल कम तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ कार्य करने में मदद करता है? तो दोस्तों विटामिन ए आंखों को स्वस्थ कार्य करने के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन धातु पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसे पावर बैंक भी लिखा मिल सकता है आपको एग्जाम में, देख याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों विटामिन डी
हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। और इसके अलावा याद रखिएगा एक प्रश्न और आता है कि अस्थि मज्जा या हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है, तो विटामिन डी इसका सही जवाब होगा। और सोलर एनर्जी या सनलाइट या सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ओर से नहीं मिलती। तो तांबा, लोहा एवं जस्ता, यह तीनों धातुएं ओर से प्राप्त होती हैं, लेकिन सीसा इसका सही जवाब होगा, जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, सीसा या जिसे लेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा असम राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ए कैनेडी अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है वोलोदिमीर जेलेंस्की। दोस्तों यहां राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, तो याद रखिएगा जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सी जिनपिंग चीन यानी कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, और व्लादिमीर पुतिन आप सभी जानते होंगे रूस के राष्ट्रपति हैं। और जॉन ए कैनेडी अवार्ड दिया है जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है किसने ट्विटर को $44 बिलियन में अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीदा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा $44 बिलियन में खरीदा है। अगला प्रश्न है पेरिस बुक फेस्टिवल में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोस्तों पेरिस बुक ऑफ फेस्टिवल में भारत के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, भारत। अगला प्रश्न है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाया है आगरा शहर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के भोजपुर नामक स्थान पर एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा भोजपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, और भोजपुर को ही मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शिवलिंग स्थित है, याद रखिएगा। और भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है किसने डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत विकसित किया है। तो दोस्तों यह विकसित किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पश्चिम मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा। तो दोस्तों प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास लिखा है प्रीति सिनॉय ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, प्रीति सिनॉय। अगला प्रश्न है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानेक शॉ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 का खिताब जीता है भारत की टीम ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा महिला जूनियर नहीं, सिर्फ महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता था जापान ने, और 2023 में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ था, जो कि भारत ने जीता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, गूगल या सऊदी अमरको, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा सऊदी अमरको, जो कि यूएई की एक कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरत की। अगला प्रश्न है चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजाई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों चारा बिजाई योजना शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह योजना राज्य शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, पुरानी पेंशन योजना। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल का मतलब होता है स्काई ब्रिज, को कहां पर जनता के लिए खोला गया है। तो दोस्तों यह खोला गया है चेक गणराज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, दुनिया का सबसे लंबा स्काई पुल या स्काई ब्रिज। अगला प्रश्न है पोप फ्रांसिस द्वारा
संत घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो दोस्तों पोप फ्रांसिस ने देवास हायम पिल्लई को संत घोषित किया है, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्हें संत घोषित किया गया है पोप फ्रांसिस द्वारा। अगला प्रश्न है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ड्रोन फोर्स बनाई है उत्तराखंड सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रम और योजनाओं को निपटाने के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों संभव पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाइनरी ट्री को एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में परिवर्तित करने पर बाइनरी ट्री में सभी मूल नोड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों सभी मूल नोड्स होते हैं आंतरिक नोड्स, यानी कि एक्सटेंडेड ट्री पर आंतरिक नोड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छटाई एल्गोरिथम का एक प्रकार है? तो दोस्तों छटाई एल्गोरिथम का एक प्रकार होता है क्विक सॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्विक सॉर्ट करके आपने देखा होगा अल्फाबेट के हिसाब से या डेट के हिसाब से छटाई यानी कि चूज करके अरेंज कर देते हैं, क्विक सॉर्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ में यदि E इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट U भी है तो U और V को क्या कहा जाता है? E के एंड पॉइंट्स, एडजेसेंट नोड्स, पड़ोसी या यह सभी? तो दोस्तों इन्हें यह सभी कहा जाता है। ई के एंड पॉइंट भी कहा जाता है, एडजेसेंट नोड्स भी कहा जाता है और उसके पड़ोसी भी कहा जाता है। तो यह सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अवधारणाओं और रिलेशन अवधारणाओं का संयोजन क्या है? तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आएगा इसके साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। अगला प्रश्न है, एक फाइल किसका अनुक्रम है? तो दोस्तों एक फाइल होता है रिकॉर्ड्स का अनुक्रम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुणों के प्रकार हैं? ऑप्शन है इकाई गुण, समग्र गुण, व्युत्पन्न गुण या असक्त गुण। सरल गुण, इकाई गुण, व्युत्पन्न गुण, असक्त गुण। सरल गुण, समग्र गुण, व्युत्पन्न गुण और असक्त गुण। तो यही इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह कंप्यूटर के प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो जनरली इसी लेवल के आपको आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, एक फाइल में निहित लाइनों, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस आदेश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों WC कमांड प्रयोग की जाती है, वर्ड काउंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की 14th क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक भी अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।